हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ कैसे हो। वेलकम बैक टू सरफेस केमिस्ट्री। और आज हम लोग हमारे तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मेरे प्यारे बच्चों के साथ में दो तरीके के क्लासिफिकेशन देख लिए थे कोलॉइड्स के। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एंड आज हम लोग हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन, थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्जन फेज। यानी अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि आपका डिस्पर्जन फेज किस टाइप का है। पहले हमने क्या देखा कि डिस्पर्जन फेज और मीडियम का फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर हमने देखा डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। अब हम देख रहे हैं कि डिस्पर्जन फेज कैसा है। तो बेटा हमारे पास में जो सबसे पहला टाइप आता है, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, देखो ध्यान से इस बात को समझेंगे, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब हो सकता है पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन फेज। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन फेज मतलब ये एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्जन फेज क्या बहुत सारे पार्टिकल मिला रहे हो। तो सर इसमें क्या नई बात है, हम तो हमेशा मिलाते हैं। लेकिन लोचा लपाचा ये है, मेरी बात समझो, कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर या जब आप पानी के अंदर डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को मिलाते हो, याद करो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो गोल्ड सोल होता है, यानी वो जो सोने का पानी जो होता है, जो मेटल्स के ऊपर चढ़ाकर बता देते हैं कि सोने का मेटल है बट वो नकली होता है, तो जो गोल्ड सोल होता है, तब मैंने आपको बताया था कि उसको बनाते कैसे। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड को इतना बारीक पीस दिया जाता है कि गोल्ड बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है। तो इतना बारीक पीसने पर क्या होता है, गोल्ड के एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर गोल्ड के एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो फिर तो वो पानी में जाके ट्रू सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। तब वो पानी में जाके ट्रू सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स आपको ना तो सॉल्यूट के नेकेड आइज से नजर आएंगे, ना लाइट को वो स्कैटर कर पाएंगे। लेकिन हमको तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, हमको तो कोलॉइड बनाना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही आप इन गोल्ड के पार्टिकल्स को, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, आप वाटर के अंदर डालते हो, तो ये सॉल्वेंट के अंदर जाते ही, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जाते ही इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो, पानी के अंदर जाते ही एग्रीगेट होना, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। मतलब गोल्ड के एक पार्टिकल जैसे पानी में गया, दूसरा पार्टिकल पानी में गया, तीसरा पार्टिकल पानी में गया, ये तीनों पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएंगे। मीडियम में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद ये तीनों पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। और कब तक इकट्ठे होते रहेंगे? ये तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक इनका एग्रीगेट मॉलिक्यूल, मतलब जब तक इनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा ना हो जाए। तभी एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन जब एक जैसे 10, 15, 20, 25 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, तो अब ये जो नया एग्रीगेट बना जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, इसका साइज तो डेफिनेटली 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होगा। तो अब ये कौन सी रेंज में आ गया? अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ गया। तो इस तरीके के कोलॉइड्स जब बनते हैं उन्हें बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, मेनी सब्सटेंसेस। देखो मैं एग्जांपल यही साथ में लिखवा देता हूं, लाइक गोल्ड और सल्फर। गोल्ड या सल्फर ये दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है।
S8 एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। और गोल्ड के भी एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। व्हेन डिसॉल्व्ड या डिस्पर्स लिखना चाहिए मुझे, व्हेन डिसॉल्व्ड या डिस्पर्स्ड इन suitable solvent, in suitable solvent, their size remains less than 1 nanometer. Their size remain less than 1 nanometer, but upon adding into solvent, जैसे आप इनको सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो, दे starts getting aggregated, or accumulated. They starts getting aggregated or accumulated, ये accumulate होना, aggregate होना start हो जाएंगे, and forms a multimolecular colloidal particle having size greater than 1 nanometer, and hence colloid is formed. और इस तरीके का जो कोलॉइड बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तो गोल्ड सोल यानी सोने का पानी, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर सोल में यानी कि S8। जब ऐसे बहुत सारे S8 के मॉलिक्यूल, S8 में एक सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर इकट्ठे होकर S8 नहीं बना रहे। S8 जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, S8 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे या एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल पार्टिकल बनाएंगे। और जब ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स होगा, अब वो कोई भी मेथड से हो, ब्रेडिग आर्क मेथड से हो, कोई स्पेशल मेथड से हो, सिंपल शेकिंग से हो जाए, तो वो ये बनाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, इस प्रोसेस से बनने वाले सॉल्वेंट लायोफिलिक भी हो सकते हैं और लायोफोबिक भी हो सकते हैं। यहां पर घबराने वाली बात नहीं है। दे मे बी लायोफिलिक एंड दे मे बी लायोफोबिक। मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ लायोफोबिक बनाएंगे या सिर्फ लायोफिलिक बनाएंगे, दोनों हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गोल्ड सोल लायोफोबिक होता है, लेकिन सल्फर सोल लायोफिलिक हो सकता है। तो ऐसी कोई यहाँ पर फिक्सेशन नहीं है। लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे कि जब गोल्ड को या सल्फर को आप देखोगे तो इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, लेकिन सॉल्वेंट में जाने के बाद ये एग्रीगेट होंगे, ये इकट्ठे होंगे और इनका जो नया मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल बनेगा जिसमें बहुत सारे S8 के मॉलिक्यूल होंगे, या गोल्ड का बना रहे हो तो बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, वो जब इकट्ठे होंगे तो उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। और ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं। प्लीज गाइस इसको जरा नोट कर लीजिए, नोट करो। मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया क्या? हो गया। चलिए मिटाएं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सो सेकेंड टाइप मेरे प्यारे बच्चों इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो जो सेकेंड टाइप का आपके पास में क्लासिफिकेशन आ रहा है दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। नाम से समझ में आ रहा है मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड मतलब एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन फेस का साइज वैसे ही बड़ा हो। मैक्रोमोलिक्यूल हो मतलब डिस्पर्जन फेस का जो साइज है, आपके जो डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में हो। तो सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन कब बनेगा? दैट व्हेन the dispersion phase is of the suitable size that is between 1 nanometer
टू 1000 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में हो, तो व्हेन द डिस्पर्जन फेज इज ऑफ द सुटेबल साइज दैट इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, दैट इज जिन पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है उसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स ही बोलते हैं। दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स when dissolved in suitable solvent, when dissolved in suitable solvents forms macromolecule या forms macromolecular colloids। कैसा colloids बनाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स बनाएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। कितना इजी था? बहुत इजी था भैया। यहां पर तो सीधा हमने वही डिस्पर्जन फेज चूज किया जिसका साइज ही बड़ा हो। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा? जितने भी नेचुरल अकरिंग प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, याद करो अपन ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था प्रोटीन्स बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो गम आ गया, सेल्यूलोज आ गया, स्टार्च आ गया, ये सब इसके अंदर आ गए, है ना। फिर उसके अलावा कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीइथीन, लाइक पॉलीइथीन, ये अपन आगे पढ़ेंगे चैप्टर में पॉलीमर्स के नाम से। और उसके अलावा रबर, ये सब नेचुरल चीजें जो होती है, अगर ये सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे तो ये मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स बनाती है। और अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में, पिछले वाले टॉपिक में जब हम लोगों ने लायोफिलिक कोलॉइड्स पढ़े थे तो मैंने आपसे कहा था लायोफिलिक कोलॉइड्स प्रोटीन से, स्टार्च से, सेल्यूलोज से, गम से, रबर से बनाए जा सकते। तो इसके अंदर ये देखा गया है कि जब आप इस तरीके के कोई नेचुरल पॉलीमर लेते हो तो वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये यूजुअली लायोफिलिक टाइप का बनाते हैं, बट हम लोग हमेशा इसके अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस आते, तो उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे। बस हम लोग मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो लिख लो, जल्दी से लिख लो, छापो फटाफट। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों ने? रब करें, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अरे बजने दे थड़क थड़क ढोल ताश, थड़क थड़क भंडारा, छिड़क छिड़क मल्हारी, चटक वटक वटक सारी, चटक मटक वटक साली, सरफेस केमिस्ट्री की फाटलाउली। चलिए, थर्ड इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, सर यहां पर भी कुछ एसोसिएशन टाइप का दिख रहा है, तो यहां पर बात समझो। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स में काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों के अंदर एग्रीगेशन होगा, दोनों के अंदर पार्टिकल्स डिस्पर्जन फेज के सॉल्वेंट में जाने के बाद इकट्ठे होंगे, एग्रीगेट होंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन दोनों में खास डिफरेंस है। एसोसिएटेड कोलॉइड के अंदर क्या होगा? जब आप डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को सॉल्वेंट के अंदर कम मात्रा में डालोगे, स्मॉल अमाउंट में डालोगे, तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। मतलब सॉल्वेंट में डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल जाते ही केटायन केटायन अलग हो जाएगा, एनायन एनायन अलग हो जाएगा, एंड दे विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्जन फेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट आएगा जिस पर अचानक से क्या होगा? ये डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव ना करते हुए एकदम पानी में या एकदम सॉल्वेंट के बल्क में चले जाएंगे, एकदम से बल्क में चले जाएंगे और अंदर जाकर अपने आप को एसोसिएट करके एक गोल गेंद जैसा मिसेल बना लेंगे।
उसे बोला जाएगा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं? चलिए अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास में सोप है। सर सोप का एग्जांपल क्यों ले रहे हो? समझो, सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर मैं इसको चेन फॉर्म में बनाऊं तो देखिए, ये कार्बन की एक लंबी चेन हो गई जिगजैग पैटर्न में। ये आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा भी होगा। कार्बन हाइड्रोजन को अपन इस फॉर्म में बॉन्ड टाइप में लिख सकते हैं। एंड यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या हो गया आपका COONA वाला पार्ट। अब प्यारे बच्चों जब इस पार्ट को अपन देखते हैं तो क्योंकि ये आयोनिक दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये लायोफिलिक पार्ट कहलाएगा, यानी ये सॉल्वेंट लविंग पार्ट है। और ये वाली जो चेन है ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, और आप लोग सब जानते हैं हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं दैट हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं और वाटर पोलर नेचर का होता है। तो दीज आर लायोफोबिक, यानी ये सॉल्वेंट हेटिंग हो जाएंगे। तो दिस इज योर लायोफोबिक। क्या यहां तक का पॉइंट समझ में आया? ठीक है ना? चलिए, तो अब क्या होगा, अब मैंने इस कंपाउंड को जब देखा तो इस कंपाउंड के अंदर लायोफोबिक पार्ट भी है और लायोफिलिक पार्ट भी है। लायोफिलिक पार्ट है मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। तो जब आप वाटर के अंदर इस सोप को बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालोगे, बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालोगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो हेड वाला पार्ट है ये वाटर के अंदर इस तरीके से डूब चुका है और आयोनाइज हो चुका है। आयोनाइज कैसे होगा? C17H35 COO नेगेटिव अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव पानी के अंदर अलग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। कब? जब ये स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में होगा। अब आपने क्या करा? अब आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके कितना कर दिया? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर। आपने इतने कॉन्सेंट्रेशन तक सोप मिला दिया। आपने सोप को इतने कॉन्सेंट्रेशन तक मिला दिया। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई, जैसे ही आपने सोप की क्वांटिटी बढ़ाई और जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते इस कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंचे, अचानक से क्या होगा? इन सोप के पार्टिकल्स को बल्क अपनी ओर जोर से खींच लेगा। बल्क क्या करेगा? इस कॉन्सेंट्रेशन पर इन सोप के पार्टिकल्स को अंदर खींच लेगा। तो इनको लगेगा कि कोई मुझे अंदर खींच रहा है। अब ये पानी के अंदर चले गए, अब ये पानी के अंदर चले गए और लेट से ये है वाटर ड्रॉपलेट। जैसे पानी के अंदर गए तो भाई अंदर तो पानी पानी है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पानी पानी। तो ये हो गया आपका पानी का ड्रॉपलेट। अब क्या होगा? अंदर आ गए, लेकिन अंदर आ गए इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये अंदर तो आ गए, लेकिन क्या इस चेन के अंदर कोई बदलाव आया? नहीं। ये हेड वाला पार्ट वाटर लविंग है, टेल वाला पार्ट वाटर हेटिंग है। तो अब क्या होगा? अब फटाफट से क्या किया जाएगा? अंदर आने की वजह से अब फटाफट से क्या किया जाएगा? देखो, ये सारे पार्टिकल्स का जो हेड वाला पार्ट है ये सोचेगा अपने को अपनी टेल को प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर टेल। क्यों? क्योंकि टेल को पानी पसंद नहीं है। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपनी टेल को इस तरीके से अपनी टेल को अंदर की ओर दबा लेंगे और अपने सब के हेड को इस तरीके से चिपका के अटैच कर लेंगे। क्या बात समझ आ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये इस तरीके से अपने हेड को इस तरीके से बाहर बाहर अटैच कर लेंगे और अपनी टेल को अंदर की तरफ भेज देंगे। इससे क्या होगा? टेल क्या हुई भाई? टेल अंदर की तरफ दब गई। अच्छा, ये गोल, ये इस तरीके सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है। ऐसा ये स्फेरिकल है। जैसे मान लो ये मार्कर टेल है
तो ये इस तरीके का स्फेरिकल है ये। तो अब टेल क्या हो गई, टेल अंदर चली गई और हेड ने क्या करा, चारों तरफ से घेर लिया। तो अब पानी के कांटेक्ट में कौन है, पानी के कांटेक्ट में कौन है, पानी के कांटेक्ट में लायोफिलिक पार्ट ही है, सिर्फ हेड पार्ट ही है पानी के कांटेक्ट में, लेकिन टेल पार्ट जो है वो अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड है, यानी पानी से अवे है, यानी अभी भी ये पानी से दूर है और हेड ने चारों तरफ से इसको कवर कर लिया है। तो पानी के कांटेक्ट में कौन है, सिर्फ हेड वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट अंदर सूखे में है। तो ये जो एक स्फेरिकल बॉडी बन गई, दिस स्फेरिकल एग्रीगेट, दिस स्फेरिकल एग्रीगेट इज कॉल्ड एज मिसेल। इसे ही क्या बोला जाता है, मिसेल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जैसे ही आपने क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पर गए, क्या देखने को मिलेगा, मिसेल देखने को मिलेगा। और ये मिसेल का साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा। और इसकी वजह से अब यहां पर आपको जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये जब इसके मिसेल बन जाएंगे यहां पर इस तरीके से, तो जो सॉल्यूशन दिखेगा इसे क्या बोला जाएगा, एसोसिएटेड कोलॉइड। इस मिसेल की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बनाते सब समझ में आया, मिसेल कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया? क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हुई? एक बार इसको देख लो, फिर रब करके इसका डेफिनेशन वगैरह वाला पार्ट लिखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप का क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल्स पर लीटर। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, फटाफट नोट करेंगे। अरे मेरा प्यारे छोटे छोटे गुल्ले गुल्ले बच्चा, हो गया? चलिए, सरकारी अस्पताल के छोटे भी फैंच। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह लिख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड्स? डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स, dispersion phase particles when added to the suitable solvent, when added to the suitable solvent, when added to the suitable solvent, they behave as strong electrolyte। बेटा strong electrolyte का मतलब समझ गए ना, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से कैटायन एनायन के अंदर टूट जाए। सुटेबल सॉल्वेंट, दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी। जब स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तब ये ऐसी बात करेगा। क्या बात समझ में आ गई? देन नेक्स्ट टर्म आता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन? क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉन्सेंट्रेशन above which when the dispersion phase particles are added, they are pulled inside the bulk of the solvent. They are pulled inside the bulk of the solvent and starts aggregating या start associating or aggregating, starts associating or aggregating to form micelle, क्या होगा? मिसेल्स बनाने लगेंगे। फिर तीसरा पॉइंट, मिसेल्स क्या होते हैं? मिसेल्स आर द aggregated dispersion phase particles। क्या होते हैं मिसेल्स? मिसेल्स आर द एग्रीगेटेड डिस्पर्जन फेस पार्टिकल्स formed after achieving
क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के बाद क्या होगा, इन डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को एक बल्क अंदर की ओर खींचेगा और ये सब इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, मिसेल बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी तरीके की परेशानी। चौथा पॉइंट, एक और टर्म होती है क्रिटिकल मिसेल टेम्परेचर। जैसे यहां पर क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन था, यहां पर क्या है, क्रिटिकल मिसेल टेम्परेचर। इसको क्राफ्ट टेम्परेचर भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर? टेम्परेचर at which missiles are formed, at which missiles are formed, यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप मिसेल क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पर बनाओ। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने सोप डाला पानी के अंदर, अब आपके पास में ज्यादा क्वांटिटी में सोप नहीं है, तो आप क्या करो, कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं सकते आप, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो। तो आप क्या करो, एक टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जैसे ही वो सॉल्यूशन क्रिटिकल मिसेल टेम्परेचर को टच करेगा, तुरंत वो पार्टिकल्स बल्क की ओर खींचे चले जाएंगे और अंदर जाकर मिसेल बना लेंगे। सेम फिनोमिनन जो कॉन्सेंट्रेशन पर हो रहा है वो टेम्परेचर पर भी होगा, बस फर्क क्या है, वहां पर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था, यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, पक्की बात, श्योर। एंड लास्ट पॉइंट, these missiles may range up to 100। मतलब ये किसी भी एक एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन में 0 से 100 तक हो सकते हैं, 0 से 100 हो सकते हैं। एंड देयर साइज may ranges between 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में इसका रेंज होता है। और इस तरीके के मिसेल के सॉल्यूशन के अंदर, मिसेल के डिस्पर्जन मीडियम के अंदर सॉल्यूशन को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? एक बार फिर रिवाइज करना चाहते हो, जब आप एक डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को, इसके अंदर भी एक बार ध्यान रखना, डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसमें लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट दोनों हो। जैसे मैंने सोप लिया, जैसे मैंने डिटर्जेंट लिया, तो आप यहां पर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इस तरीके के एग्जाम्पल आप कब लोगे, व्हेन द डिस्पर्जन पार्टिकल्स कंटेन्स, व्हेन डिस्पर्जन फेज कंटेन्स, डिस्पर्जन फेज मस्ट कंटेन, डिस्पर्जन फेज के अंदर मस्ट क्या होना चाहिए, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स, लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट दोनों होने चाहिए। तो आपने क्या करा, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को सॉल्वेंट में डाला, कम मात्रा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करा। अब आपने या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया या तो टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगर आपने और डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल डाले, तो सॉल्वेंट का बल्क उन पार्टिकल को अंदर खींचेगा और उनको एसोसिएट कर देगा, और एसोसिएट या एग्रीगेट होने पर वो क्या बनाएंगे, मिसेल। मिसेल कैसे बना हम पहले सीख चुके हैं। ये मिसेल एग्रीगेट होंगे किस पर, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पर। और मिसेल होते क्या है, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल का एग्रीगेटेड फॉर्म, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल का एग्रीगेटेड फॉर्म। टेम्परेचर भी हम लोग जान गए। अब जब ये मिसेल बनेंगे, तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, एक एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर मिसेल की मात्रा 0 से 100 तक की हो सकती है। और एक मिसेल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो सकता है। ये कहां बनते हैं, सोप या डिटर्जेंट जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स यूज करने पर। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो आप डिस्पर्जन फेज यूज कर रहे हो या ये जो आप कोलॉइडल पार्टिकल यूज कर रहे हो, इस पार्टिकल के अंदर सोप या डिटर्जेंट की तरह एक हिस्सा लायोफोबिक यानी सॉल्वेंट हेटिंग होना चाहिए और एक हिस्सा लायोफिलिक यानी सॉल्वेंट लविंग होना चाहिए। क्या यहां तक की बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। जरा ये फटाफट छापो। फिर एक छोटी सी बात, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप वैसे तो आप सबको आती है, एक बार देख लेंगे, सानू की फर्क पहनता है। फटाफट लिखो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ये, आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड। तो आई थिंक
हम लोगों को एसोसिएटेड कोलॉइड्स तक की बात क्लियर हो गई है। एसोसिएटेड कोलॉइड के अंदर ही हम लोग क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप को पढ़ लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक भी हम यहीं पर खत्म कर लें। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप यानी एक सोप किस तरीके से क्लेंस करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर बात करना शुरू करूंगा। एक सोप जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसका केमिकल नेम हम लिखने वाले हैं सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले अपन ने इसी को लेके बात की थी। जब आप इस सोडियम स्टीयरेट के फॉर्मूला को बनाओगे तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से एक जिगजैग पैटर्न में 17 कार्बन की लंबी चेन बनानी होगी। मैं पूरी नहीं बना रहा हूं। और यहां पर आप लोगों को लिखना होगा COO Na इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहां पर इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि ये मैंने एक जिगजैग पैटर्न में लाइन बनाई है और एक हेड बना दिया है इस तरीके से। ये हेड COO Na है, दिस हेड इज COO Na, और ये जो टेल है ये आपकी कार्बन की चेन है। तो ये जो फेस हो गया हम इसे बोलेंगे हेड, हम इसे बोलेंगे टेल। टेल वाला पार्ट वी ऑल नो लायोफोबिक होता है, यानी कि लायोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग बोलेंगे इसको हम लोग। दिस पार्ट इज वाटर हेटिंग एंड दिस पार्ट इज वाटर लविंग। क्या यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? फटाफट इसे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये अपने पास में एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये स्वेट का पार्टिकल है, स्वेट पसीना। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना वगैरह निकलता है या जो डर्ट वगैरह होता है, यूजुअली दीज आर ऑयली इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? ऑयल जैसा। दे आर ऑयली इन नेचर। अब क्या हुआ, हमें इस डर्ट को हटाना है। मैंने सोप के साथ इसको धोया, तो जैसे ही सोप इसके कांटेक्ट में आएगा, लेट्स से ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल हो सकता है, स्वेट हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ये सोप इसके कांटेक्ट में आएगा, जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट में घुस जाएगा और जो वाटर लविंग पार्ट है वो इस तरीके से बाहर आपको दिखाई देगा। तो लेट्स से यहां पर सब जगह अभी पानी है। अब आपने क्या करा, अब आपने और ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करके आपने इसको रगड़ना चालू करा। तो जैसे ही आप इसको रगड़ोगे, आप पानी के साथ रगड़ रहे हो तो पानी इस पर एक फोर्स लगाएगा, इसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा। तो जैसे बाहर खींचेगा तो ये ऑयल ड्रॉप इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये जो आपका डर्ट का ड्रॉपलेट है ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और इसके अंदर चारों तरफ से आप देखेंगे कि जो सोप के पार्टिकल्स हैं, इनकी टेल जो कि वाटर हेटिंग है, ये इसके अंदर इस तरीके से घुसी हुई है और जो हेड है वो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। यहां पर सब जगह पानी होने की वजह से जो सोप का हेड वाला पार्ट है, वाटर लविंग वाला पार्ट है, वो तो बाहर है, लेकिन जो वाटर हेटिंग वाला पार्ट है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ और इसने क्या बना लिया, एक तरीके से मिसेल। और मिसेल बन के ये सरफेस को छोड़ देगा। आपकी सरफेस यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गई और इसको छोड़कर मिसेल बन के सोप बाहर हो गया। तो इस तरीके से सोप अपना क्लेंजिंग एक्शन परफॉर्म करता है। तो इट इज वेरी इजी, आप लोग चाहें तो इसे मन से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सोप मिसेल बनाकर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ इट्स क्लेंजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गाइज यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स खत्म होता है। क्रिटिकल मिसेल टेम्परेचर यानी क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसेल, एग्रीगेटेड कोलॉइड, ये सब खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट यानी कि किस तरीके से आप कोलॉइड्स को बना सकते हो, किस तरीके से उसको प्योरीफाई कर सकते हो और कोलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी कुछ और वीडियोस बचे हैं, आई थिंक 3 या 4 वीडियो लगेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा।